गाइस, आप सब ने महाबलेश्वर या पंचगनी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों खूबसूरत जगहें महाराष्ट्र में आती है एंड ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हमारे पूरे देश में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्पॉट है। लेकिन हमारे चैनल में हम सिर्फ उन्हीं जगहों के बारे में बात करते हैं जहां पे कोई ना कोई राज दफन होता है। और पंचगनी के एक घर में एक फैमिली के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी एक जमाने में कि अगर आप उसे सुनोगे तो आपकी भी रूह कांपने पे मजबूर हो जाएगी। एंड ये कहानी मुझे किसी मेरे दोस्त ने या फिर मैंने ऐसी कहीं पे नहीं सुनी है। ये कहानी बल्कि मुझे एक मेरे फॉलोअर ने सुनाई है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लॉयर है। एंड गाइस, इन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भी सेंड किया कि ये सारी घटनाएं उनकी माँ के साथ किस तरीके से हुई। एंड ये उनका इंट्रोडक्शन ऑडियो है जो मैं अभी आपको सुनाना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनन्या है और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं आज अमन भाई के थ्रू आप सबको अपनी मम्मी की हॉन्टेड कहानी बताना चाहती हूँ जो उनके साथ 2002 में बीत चुकी है। एंड ये सब सच है और इसकी सबसे बड़ी प्रूफ मैं हूँ क्योंकि ये सब मेरे सामने ही हुआ था। एंड उस वक्त मेरी फैमिली was going through a lot. So I guess अब आप सबको ये कहानी सुननी चाहिए एंड बी केयरफुल। कुछ चीज़ें जो आपको अमन भाई बताएंगे, प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि ये मैसेज खास लड़कियों के लिए है। थैंक यू। एंड गाइस, एक बात, आज की ये जो हॉरर स्टोरी होने वाली है, आज की ये जो कहानी होने वाली है, एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो संभल के सुनिए एंड ध्यान से सुनिए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब पंचगनी के हिल स्टेशन में एक बंगलो था एंड वहां पे महज 3 लोग रहा करते थे, हस्बैंड वाइफ ज्योति और अक्षत एंड उनकी एक इकलौती बेटी अनन्या, जो इस घर में बहुत सालों से रह रहे थे। साल मतलब कुछ 5-6 साल हो गए थे उनको इस घर में। एंड वो यहाँ पे बहुत खुश थे। I mean, उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी इतने सालों में। गाइस, अब ये बात है एक शाम की जब घर पे उस समय सब लोग मौजूद थे एंड ज्योति विंडो के पास बैठी हुई थी ग्राउंड फ्लोर में। एंड वो विंडो के बाहर देख रही थी। देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, कुछ शाम के 7 बज रहे, मतलब एकदम शाम और रात के बीच का समय हो रहा था। एंड उसने अचानक से देखा कि दूर से कोई तो आदमी चलते हुए आ रहा है, बहुत धीमे धीमे कदम लेके। एंड वो मुस्कुरा रहा था ज्योति को देख के। एंड वो देखते देखते बहुत करीब आ गया था अभी उस घर से। एंड ज्योति भी उसको देख के मुस्कुरा दी, उसे हाथ हिलाया, उसे बोला कि आप अंदर आइए। वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, सिर्फ ज्योति को देख के मुस्कुरा रहा था। फिर ज्योति ने अक्षत को बुलाया कि देखो ये कोई तो है आदमी, ये देख के बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या तुम इसे जानते हो? फिर अक्षत ने बाहर जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। फिर ज्योति को लगा शायद से होगा कोई। फिर वो ये सब कुछ के बारे में भूल गई। फिर उसी के अगले दिन ज्योति वापस से कुछ शाम को 6-6:30 बजे विंडो के पास बैठ के अपने पति का इंतजार कर रही थी। एंड उसने वापस से देखा वही आदमी उनके घर के बाहर खड़ा है। एंड वो फिर से ज्योति को देख के मुस्कुरा रहा था। एंड ज्योति ने बोला ये कल भी आया था। उसे हाथ हिला के कहा कि आप अंदर आ जाओ, आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। एंड जैसे ही ज्योति ने उसे ये कहा, उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। एंड उसी इंसान के बगल में से ज्योति का पति चल के हुए आया। एंड ज्योति इशारा कर रही थी उसके पति को, देखो ना ये कौन है, देखो ना ये कौन है। वो पीछे देख रहा था लेकिन पीछे उसे कोई दिख नहीं रहा था। वो घर के अंदर आया। फिर ज्योति ने बोला देखो ना ये आदमी कौन है। उसने बोला कौन सा है आदमी, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। ज्योति को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा, लेकिन ये सिर्फ ज्योति को ही नहीं, उसकी बेटी को भी दिख रहा था, लेकिन सिर्फ अक्षत को नहीं दिख रहा था। लेकिन क्यों? एंड गाइस, जब जब ये आदमी ज्योति को दिखता था ना तो पूरे घर में एक बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती थी, जैसे कि किसी सड़े हुए मटन या किसी मरे हुए जानवर की आती है वो स्मेल, जो कि लाइक बहुत ही ज्यादा गंदी होती थी।
लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये आती क्यों है। लेकिन जब भी आती थी उनको ये चीज समझ में आ जाता था कि शायद से ये आदमी आया होगा इसके लिए। अब ये सब कुछ होने के बाद उसी रात को ये सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। एंड ये उस समय का टाइम था जब अनन्या बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो ये लोग एक ही कमरे में सोया करते थे। एंड रात के कुछ घड़ी में 1-2 बज रहे थे। एंड अचानक से अक्षत की नींद इतनी ज़्यादा पक्की नहीं थी, वो थोड़ा सा उठा हुआ था। एंड उसे किसी की तो रोने की आवाज़ आने लग गई उसी के कमरे से। लेकिन अंधेरा बहुत था एंड उसे लगा कि ये कौन है, लेकिन आदमी की रोने की आवाज आ रही थी। उसके घर में अक्षत के अलावा और कोई भी आदमी उस समय मौजूद नहीं था। वो घर के बाहर गया, हॉल में गया, उसे कहीं पे भी कोई भी आदमी नहीं दिखा। वो अपने कमरे में वापस आया एंड उसने लाइट ऑन करा एंड उसने देखा कि ज्योति उसी के बेड पे बैठ के एक आदमी के आवाज में रो रही है। ये सब कुछ देख के अक्षत बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि ज्योति की आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, जैसे किसी भी औरत की होती है। लेकिन ये एक मर्दों की आवाज में रो रही थी, जो कि बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा था उस समय। एंड गाइस, अक्षत ने बहुत जाके ज्योति को हिलाने की कोशिश करी, उसे संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रोहे जा रही थी एंड एक अलग ही भाषा में बात कर रही थी, एक अलग ही भाषा में चिल्लाए जा रही थी, और वो भाषा थी भोजपुरी। एंड ज्योति को सिवाय गुजराती और हिंदी के कुछ भी नहीं आता था। तो वो अचानक से एक यूपी की भाषा में कैसे बात कर सकती है? वो तो कभी उत्तर प्रदेश में गई भी नहीं थी, फिर कैसे? शुरुआत में अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि ये ज्योति के साथ क्या हो रहा है। एंड कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स को तो ये लगने लग रहा था कि ज्योति कोई दिमागी मरीज है। मतलब सीरियसली उसकी जो हरकतें थी कुछ उसी तरीके की हो रही थी। एंड 1-2 दिन बाद ज्योति थोड़ी सी शांत हुई थी एंड वो बैठी हुई थी। तो अक्षत ने ऐसे ही एक बात छेड़ी कि बहुत दिन हो गए ना, वो जो आदमी की बात तो बार बार करती थी वो आजकल दिखता नहीं है ना, वो आजकल नहीं आता ना घर के बाहर। फिर ज्योति ने ये कह के रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, वो आजकल घर के बाहर बिल्कुल नहीं घूमता, क्योंकि वो अब घर के अंदर आ चुका है। ये सब सुनने के बाद धीरे धीरे अक्षत को समझ में आने लगा कि ये जो बदन है ये ज्योति का है, लेकिन ये जो आवाज है ये किसी और आदमी की है। क्योंकि कुछ कुछ हरकतें भी उसकी वैसे हो जा रही थी। जो उसे चेंज दिख रहा था अक्षत को ज्योति के साथ, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि ज्योति बहुत ज्यादा एक्टिव थी एंड ये अचानक से बहुत ज़्यादा लेजी हो गई थी। अचानक से आधी रात को 2-3 बजे घर से उठ के बाहर चले जाना, किसी वीराने जगह पे घूमने लग जाना, अपने बच्चों से बदतमीजी से बात करना, अपने पति से बदतमीजी से बात करना, ये सारी चीज़ें की आदत नहीं थी अक्षत को। और फिर उसे ये वाली बात कंफर्म होने लग गई कि ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर अक्षत ने ज्योति को अलग अलग पंडितों मौलवियों को दिखाया, तब जाके पता चला कि इसके बदन में कोई और नहीं, एक आदमी की ही आत्मा है। एंड जो आपको घर के बाहर भी दिखता था वो भी एक आदमी की आत्मा ही थी। एंड शायद से ज्योति ने गलती से उसे कहा रहेगा कि आप अंदर आ जाओ, एंड ये रीजंस के वजह से वो अभी आपके घर के अंदर आ चुका है। फिर एक बार किसी एक पंडित के सामने ज्योति को पोजेशन आया। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू करी कि जैसे मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। मैं साल 1990 में अपने दोस्तों के साथ पंचगनी में आया था घूमने के लिए, एंड वहीं पे किसी एक्सीडेंट के वजह से मेरी मौत हो गई। एंड मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार वालों से मिलूं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे पंचगनी के ही एक शमशान घाट में जला दिया था। ये सारी बातें जो लोग सुन रहे थे वो ज्योति के बदन से ही आ रही थी, बस एक आदमी की आवाज में। स्टिल लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड ज्योति ने ये भी कहा पोजेशन में आके कि मुझे यूपी में जाके आखिरी बार अपने परिवार वालों से मिलना है, उसके बाद मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा। एंड इस कहानी की सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि ज्योति, जो कि पंचगनी से कभी बाहर गई ही नहीं, उसे उस आदमी के घर का एड्रेस भी पता था। जब वो लोग जा रहे थे यूपी में ट्रेन से, तो जाते जाते वो हर एक चीज दिखा रही थी। मैं यहाँ पे भी गया था, मैं वहां पे भी गया था। ज्योति के अंदर बार बार पोजेशन आया जा रहा था उस आदमी का। एंड फिर वो लोग उसके घर पे पहुंचे उस आदमी के।
एंड फिर ये एक आखिरी मौका था ये जानने के लिए कि क्या ज्योति के बदन में सीरियसली उसका पोजेशन है कि नहीं है। तब जाके पता चला कि हाँ, उस घर में एक आदित्य नाम का लड़का रहा करता था जो कि पंचगनी में मारा गया। ये सुन के सब लोग शॉक हो गए थे, सब लोग। जब मैंने ये पहली बार सुना था मैं भी शॉक हो गया था। मुझे भी अब तक लग रहा था कि शायद से ज्योति कोई दिमागी मरीज ही है, लेकिन किसी भी दिमागी मरीज को इतना तो ज्ञान नहीं होगा कि किसी मरे हुए का घर का एड्रेस भी पता हो, जो कि उनके शहर में भी नहीं है। फिर ज्योति जब उस घर में गई थी, वो उन घर वालों को मिलने के बाद बहुत जोर जोर का रोने लग गई थी, बहुत जोर जोर का रोने लग गई थी। एंड उसके बाद अचानक से ज्योति बेहोश पड़ गई। एंड फिर उस दिन के बाद से ज्योति के बदन में उस आदमी का पोजेशन कभी भी नहीं आया। जो उसने कहा था वो उसने किया कि मैं इसके घर जाने के बाद इसका बदन छोड़ दूंगा। अब ये बात आती है कि उस आदमी ने, जो कि मर चुका था, उसने ज्योति को कैप्चर किस तरीके से किया था। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। बताया जाता है कि एक बार ज्योति अपनी सहेलियों के साथ बाहर टहलने के लिए निकली थी रात को। जिस वक्त वो बाहर टहलने के लिए निकली थी, उसके पीरियड्स चालू थे। एंड वो एक शमशान घाट के तरफ से गुजर रही थी। एंड उसी समय उस भूत ने, उस प्रेत आत्मा ने ज्योति को कैप्चर कर लिया। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, ऐसे बहुत सारे किताबों में भी लिखा गया है कि जब भी एक औरत के पीरियड्स होते हैं उसे किसी भी शमशान घाट के आसपास नहीं गुजरना चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी इस बात पे कहते थे कि लड़कियों को उस समय घर से बाहर या फिर ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद से उन्हें कोई ना कोई पोजेस्ट कर सकता है, उन्हें पकड़ सकता है। लेकिन इस एक चीज पे मेरी कोई भी राय नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लीजिए इस चीज के लिए। एंड आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में बताइए। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप नापाक हो, आप अशुद्ध हो, तो शमशान घाट के आसपास ना घूमिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की आत्मा को मोक्ष ना मिला हो, किसी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई हो एंड वो मर गया हो, तो वो किसी का भी शरीर ढूंढ सकता है। कभी भी बरगद के पेड़ के पास जाके आधी रात को पेशाब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती है, ये जो काले साए होते हैं, वो ऐसी जगहों पे हमेशा मौजूद होते हैं आपकी रूह को खुरेदने के लिए, आपकी रूह को इस्तेमाल करने के लिए। तो इन काले सायों से बच के रहिए, सतर्क रहिए। शुक्रिया।